चलिए हम लोग का आज का टॉपिक होगा स्टार, तारे। ठीक है, स्टार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो लिखा हुआ उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं तारों के बारे में। हम लोग जैसे सूर्य जो है ना वो हमारा तारा है, मालूम है ना। सन क्या है? ये तारा है। और सन पता है कि लगातार आपको एनर्जी दे रही है, काफी सालों से दे रही है ना। तो तारों का अध्ययन यानी कि जो स्टडी है, स्टडी ऑफ स्टार्स, उस स्टडी ऑफ स्टार्स में एक बड़ा नाम आता है जिनका नाम है चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर नाम है, यहां पे लिखा हुआ है मैंने शायद, चंद्रशेखर। ठीक है, इन्होंने तारों को लेकर के अध्ययन किया। और जब तारों को अध्ययन किया तो इन्होंने क्या कहा कि एक तारे का जीवन काल, जैसे सूर्य एक तारा है, तो उन्होंने कहा कि सूर्य का जो पूरा जीवन काल है, पूरा जो लाइफ स्पैन है, वो है 10 अरब वर्ष। कितना है? 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष इन्होंने कहा सूर्य का पूरा लाइफ, पूरा जीवन काल 10 अरब वर्ष है, जिसमें से ये कहते हैं कि 5 अरब वर्ष बीत चुका है। 5 अरब वर्ष बीत चुका है और 5 अरब वर्ष बचा हुआ है। ठीक है, 5 अरब वर्ष बचा हुआ है। ये एक सूर्य के बारे में थोड़ा सा बात बताया, वो सब हम लिखवा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ा सा समझने की बात है। एक बात हो गया। दूसरी बात है कि जितने भी तारे हैं इस ब्रह्मांड में, ऊपर खगोलीय पिंड में, मैंने शायद कल आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता दूं कि 10 to the power 11 बताया था मैंने, कल नहीं बताया था। तो देखो 10 to the power 11 स्टार्स इन वन गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में 10 पे पावर 11 स्टार है। समझ में आ रहे हो? एक आकाश गंगा में। और पूरे ब्रह्मांड में 10 पे पावर 11 आकाश गंगाएं हैं, यानी कि गैलेक्सीज हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में 10 पे पावर 11 गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में 10 पे पावर 11 अप्रोक्स में स्टार है। तो पूरे ब्रह्मांड में 10 पे पावर 22 स्टार है, इंक्लूडिंग सन। सूर्य को लेकर के 10 पे पावर कितना? 22। अब आप समझ सकते हैं कि 10 पर पावर 22 स्टार, इतने सारे स्टार्स हैं, तो फिर कितने प्लैनेट्स होंगे, कितने ग्रह होंगे, कितने क्या होंगे, कितने क्या होंगे, बहुत सारे तारे। ठीक है, अब पॉइंट यह है कि तारों के जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, मतलब किस तरीके से ये चमकती है, क्यों चमकती है। जैसे तारे चमक रहे हैं ना, हमारा सूर्य चमक रहा है पिछले 5000 साल से, तो क्यों चमक, 5 अरब वर्ष से, तो क्यों चमक रहा है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, या व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार, क्योंकि सन एक स्टार है, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए तारों के एनर्जी का सोर्स है हाइड्रोजन और हीलियम, जो तारों में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम तारों की एनर्जी का सोर्स है। लेकिन तारों की एनर्जी के जो प्रोसेस है जिसके द्वारा वो एनर्जी देती है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। अगर आपने कभी भी छोटा सा पढ़ा होगा 9-10 तक, तो नाभिकीय संलयन और विखंडन तो थोड़ा बहुत जान ही लेते हैं ना। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये 2 शब्द हैं। ठीक है, तो एक में क्या होता है, नाभिक टूटते हैं और दूसरे में नाभिक जुड़ते हैं। तो हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं तारों का। तो तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की नाभिक एक दूसरे से जुड़ते हैं और बहुत सारा एनर्जी निकालते हैं, बहुत सारा एनर्जी। और ये एनर्जी 5 अरब वर्ष से निकाल रहा है सूर्य, और आगे 5 अरब वर्ष तक निकालेगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये जो एनर्जी निकालते हैं एक दूसरे से जुड़ के, उसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो सोर्स जो है ना, जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, और सोर्स है वो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। यही बात शायद मैंने यहाँ पे लिखाया है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना मेन कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, सॉरी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जो खाते हैं, जो हमारी एनर्जी है वो
एनर्जी हमको किससे मिलता है? आगे बैठना रे तुम, पीछे जाके दिन मत बैठ जाना। एनर्जी कैसे मिलता है, किससे मिलता है? बताइए। खाने से मिलता है। अब पॉइंट तो हो गया खाने से मिलता है एनर्जी, लेकिन हम थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे ना। टेक्निकल माने हम क्या ऐसा खाते हैं जो हमसे एनर्जी मिलता है। टेक्निकल पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो बताइए आप लोग कि क्या आप ऐसा खाते हैं, टेक्निकली बताइएगा, जिससे आपको एनर्जी मिलता है। मतलब मनुष्य के शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से नहीं, प्रोटीन से एनर्जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से एनर्जी उस समय मिलती है जब आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी शरीर में होती है, तब। अदरवाइज प्रोटीन आपके टूटने फूटने को, सेल्स को मरम्मत करता है वो, ठीक है। इसलिए जिम करने वाला प्रोटीन खाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, क्योंकि उसके सेल्स बहुत टूटते हैं, क्योंकि बहुत वो लेकिन जो काम करने वाले हैं खेतों में या ऐसे एनर्जी लॉस करने वाले, वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। एक रोटी खाएगा, है कि नहीं, एकदम चिबा जाएगा रोटी, रुकेगा नहीं। भात लेगा तो इतना, क्योंकि उसमें एनर्जी है। चावल में एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट है, शुगर में कार्बोहाइड्रेट। आप जो दिन भर जो भी खाते हैं ना, सब में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट है। हम पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, हम एनर्जी प्रोटीन से लेते हैं, सॉरी फैट से लेते हैं, घी फैट, तो हम एनर्जी फैट से लेते हैं, घी से लेते हैं। उसी तरीके से ये एनर्जी लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। और हमारा जब टूटता है शरीर में जाकर के कंपोनेंट, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। आपने पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कहते हैं ना। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि वो क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा तोड़ते हैं, एटीपी का निर्माण करता है, थोड़ा सा बचपन में पढ़ा होगा, और हमको एनर्जी देता है। तो वो काम यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन का है। तो फिर से मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से कवर कर दूं और फिर 2-4 लाइन आपको लिखवा दूं। पहला लाइन ये है, ध्यान समझिएगा, कि किसी भी तारे के एनर्जी का सोर्स होता है हाइड्रोजन और हीलियम, और किसी भी तारे का एनर्जी जो उसको मिलता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन से मिलता है। किससे मिलता है? नाभिकीय संलयन से। ये 2 बातें हो गई इंपॉर्टेंट। और सूर्य के बारे में जो मैंने बताया है वो अभी नहीं लिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो अभी पहले स्टार के बारे में 2 लाइन लिखिए। पहला लाइन लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको दोनों यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बेटा? हाँ, हेडिंग स्टार डाल दीजिए। चलिए लिख लीजिए, हम यहां मिटा देते हैं। अरे हद है। चलिए लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिए ये तारों के ऊर्जा वाला बात, और इंग्लिश में लिख लीजिए। और हाइड्रोजन हीलियम लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन, ये 2 बातें लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? चलिए ठीक है, हो गया। अब अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने आपको इसके बारे में बताया था, गैलेक्सी के बारे में, कि हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है। तो कल हमने बताया था, बताइए कौन सा हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी? एंड्रोमेडा। कल हम लोग बात किए थे, पढ़ाए घर जा करके? नहीं पढ़े हो तो जवाब क्यों नहीं आया? कॉपी में लिखा हुआ है ना, वो लिखा रहेगा। नहीं, अभी रुक जाइए, आराम से 2 लाइन उतारिए ना, हम है ना यहाँ पे। उतारने के में इतना जल्दबाजी का है, ठीक है। अब देखिए, और हमारे गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला, जो कल बात किए थे, मिल्की वे। और हमारे नजदीक के गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारे तारे का नाम क्या है? हमारे तारे का, जिस तारे से हम रोशनी लेते हैं, उसका नाम क्या है? सूर्य। बोलो सूर्य। हमारे तारे का नाम क्या है? सूर्य।
अरे सूर्य ना हमारा तारा है, तो हमारे तारे का नाम है सूर्य, लेकिन हमारे नजदीक का यानी सूर्य के बाद हमारे उसका नाम क्या है, जो पृथ्वी के नजदीक का तारा है सूर्य के बाद, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी भी बोलते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, लिख लिया ना ये लाइन? चलिए ठीक है, आगे लाइन लिखिए। अब देखिए, कल हम लोगों ने एक बात आपको बताया था, वो बात मैं फिर से एक बार बता दूं। कल हमने कहा था कि किस तरीके से कोपरनिकस और टॉलोमी, ये बात बताया था। बोलो हाँ या ना, ऐसे मूड़ी उड़ी मत खिलाओ, थोड़ा सा जिंदा रहो। बोले थे ना, तब बोले थे, तो बताओ टॉलोमी ने क्या कहा था, बताइए टॉलोमी क्या बोला था? पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, और इसको एक नाम दिया था। क्या नाम है तुम बताएगी लड़की? खाली मूड़ी हिलाती है। पूजा करके आई है आज, व्रत में भी हो, हर रोज पूजा करते हो? इतना पुजेरी आदमी हो तुम, उससे क्या मतलब है, ब्राह्मण है तो ठीक है। और व्रत में भी हो आज, है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा तुम्हारा, तुम्हारा तो ध्यान खाना पर होगा है ना। चलिए देखिए, इसको हम लोगों ने कहा था जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या कहा था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। और उसके बाद कोपरनिकस ने एक थ्योरी दिया था, कोपरनिकस ने एक बात कहा था, उसको भी एक नाम दिए थे। वो कौन सा थ्योरी था तुम बताएगा लड़का? पढ़ के नहीं आया है? क्या किया था कल यहां से जाने के बाद? याद नहीं है? एक के दिन में भूल जाता है सब कुछ। हाँ, देखने में तो लड़का लगता है भी लड़का, एक के दिन में भूल जाता है। पहले तो तुम पढ़ने आया है इस एज में, वो सबसे बड़ी बात है, ऊपर से तुम भूल कैसे जाता है इतना जल्दी। ठीक है चलो, तो उसको बोले थे क्या? हेलियोसेंट्रिक, जिसमें सन को बोले थे हमने केंद्र में है और उसके चारों तरफ क्या है, बाकी सब चीजें चक्कर लगाती है, ये बात बताया था। और फिर मैंने एक बात कहानी सुनाया था कि कोपरनिकस को किस तरह सही बोलने के लिए मार दिया गया था। तो फिर गैलीलियो सही बोलने की कोशिश किया। गैलीलियो क्या किया? कोशिश, सही बोलने की कोशिश किया। वो भी बेचारा डर से घर में लुकाया रहा, छुपा रहा। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जो टेलीस्कोप की सहायता से तारों की गतिशीलता को देखा। ये पॉइंट को आप लिख लीजिए, कल हम समझा दिए इसको, आज आप सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए इसको। तो गैलीलियो पहले व्यक्ति है जो टेलीस्कोप से देखा, मैंने कल बताया था। और जब टेलीस्कोप से वो देखा तो उसको लगा कि नहीं, कोपरनिकस तो सही बोल रहा था। लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से धर्म का प्रभाव हमारे देश पे और दुनिया के देशों पर था, तो इस हिसाब से चीजें बदलती रही। खैर, हम इसको फिर से दोबारा नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर एक पॉइंट है चंद्रशेखर सीमा का, तो उसको है ना हम अभी आपको समझा रहे हैं खूब बढ़िया से। देखिए आगे एक फोटो है, इस फोटो को देखिएगा, ये है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ठीक है, अब आप देखिए, याद कीजिए, जब हम यहाँ क्लास में एंट्री किए तो एंट्री के समय ही हमने एक बात आपको समझाया था। ठीक है ना,
कहाँ चला गया वो बात, अच्छा मिटा दिए क्या। उसी समय हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चंद्रशेखर ने तारों के जीवन का अध्ययन किया था, ये बात हमने बताया। और मैंने ये भी कहा था कि किस तरह चंद्रशेखर ने कहा कि सूर्य का टोटल उम्र कितना है, 10 अरब वर्ष है। और हम आपको लिखने के से मना कर दिए, हमको मालूम है, हम अभी नहीं लिखाएंगे, अभी कुछ देर के बाद लिखाएंगे ये बातें, ठीक है। तो पहले चंद्रशेखर ने क्या अध्ययन किया, चंद्रशेखर ने क्या स्टडी किया, उसको हम इस फोटो के माध्यम से समझते हैं एक। और दूसरा एक बात याद रखिएगा कि चंद्रशेखर को इस अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि तारों का जीवन काल क्या है, तारों का कैसा स्टाइल है, कैसे वो जिंदा होते हैं, कैसे वो मरते हैं। तो चंद्रशेखर ने क्या कहा, ये सारी बातें चंद्रशेखर के हिसाब से होगा। उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई तारों का जन्म होता है, जब भी कोई तारे का जन्म होता है तो एक बादलों का झुंड, बादल मतलब पानी वाला नहीं, उसमें बहुत अलग अलग तरीके एलिमेंट हैं और वो एकदम संघनित होकर मतलब कंडेंस होकर के और बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, मतलब डेंस का मतलब सघन होता है और वो एकदम से ऐसे रहता है, उसमें एक विस्फोट होता है, वो एक फूटता है। जैसे फुलौआ को हम ज्यादा फुला दे तो वो फूट जाता है, उसी तरीके से गुब्बारे को ज्यादा फुला दे, तो थोड़ा मेरा भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो गुब्बारे को ज्यादा फुला दे तो वो फूट जाता है, ठीक उसी तरीके से इस फूट गया ये। अब ये जब फूटा तो कैसा फूटा वो देखिए। तो चंद्रशेखर कहते हैं कि अगर ये वाला तत्व, ये एलिमेंट, अगर ये बोलते हैं कि ये एलिमेंट अगर बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा, तो इससे जो तारे बनेंगे वो मैसिव का मतलब होता है बड़ा तारा, हिंदी में लिखते हैं इसको बड़ा तारा। चंद्रशेखर ने कहा मैसिव यानी बड़ा तारा होगा, ठीक है। और अगर ये वाला एलिमेंट अगर छोटा होगा तो चंद्रशेखर ने कहा उससे जो तारे बनेंगे वो क्या बनेगा, छोटा तारा। छोटा मतलब औसत तारा। औसत तारा मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको एक माँ से एक समझा देता हूं। अगर कोई माँ बन रही है, कोई भी माँ बनने वाली होती हैं और जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर के यहाँ अमूमन ऐसा होता है, चूंकि ये मेरा अनुभव है तो मैं अपने तरीके से बता देता हूं कि अगर 2.5 किलो या उससे ऊपर का बच्चा है तो बच्चा को कहता है डॉक्टर की स्वस्थ बच्चा है ना, बच्चा स्वस्थ है। लेकिन 2.5 किलो या 2 किलो के आसपास का बच्चा है या उससे कम है तो बच्चा अस्वस्थ है। और उसको स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर कुछ दिन तक अपने पास आपको रख लेते हैं, 5, 7, 8 दिन उसको ट्रीट करते हैं अपने तरीके से। और जब लगता है कि बच्चे कंट्रोल में है, माँ के साथ वो रह सकता है या रह सकती है, तभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर छोटा बच्चा हुआ तो एवरेज और बड़ा हुआ तो मैसिव। लेकिन होगा कैसे, इसके फूटने से ही। और ऐसा मत समझिएगा कि ये टूटा तो 2 तारा बन गया, नहीं, ये टूटा तो एक ही बनेगा। डिपेंड करता है कि वो कैसा सघनता है, इसमें डिपेंड करता है कि माँ की स्वास्थ्य कैसी है। इसलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, माँ बनने के दौरान जो है ना, घर वाले पेरेंट या जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे ख्याल में रखना पड़ता है। दवाइयाँ दे करके, खाना वाना खिला करके कोशिश किया जाता है कि इनको अच्छे से स्वस्थ रखे ताकि जो बच्चा हो वो स्वस्थ हो। माँ के ऊपर भी फर्क ना पड़े ज्यादा, क्योंकि माँ को भी आगे सर्वाइव करना है और बच्चे को भी, ठीक है, वही बात है। तो ये जैसा इसको ये बनेगा, मतलब पेरेंट जैसे होंगे वैसा ही ना बच्चा होगा रे, सिंपल बात है ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम का क्वेश्चन यहां आएगा जो हम बताएंगे, उसको ध्यान समझिएगा। और चंद्रशेखर साहब ने क्या कहा, चंद्रशेखर ने कहा कि कैसे हम जानेंगे कि कौन बड़ा तारा है और कौन औसत तारा है, कैसे हम इस बात को पता लगाएंगे। तो चंद्रशेखर ने क्या कहा, देखिए चंद्रशेखर ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक लाइन खींच दिया और इन्होंने कहा कि जिस तारे का मास, द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना होगा, 1.44 गुना का मतलब 1.5 गुना लगभग। फिर से मैं बताऊं, जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना होगा वो तारा बड़ा तारा कहलाएगा, और जिस तारे का द्रव्यमान इससे कम हुआ वो एवरेज, औसत तारा। और इसी को कह दिया गया चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा।
समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चंद्रशेखर सीमा, हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चंद्रशेखर सीमा, यहाँ पे लिख देता हूँ सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य से 1.44 गुना, बस इतना लिख के छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर सूर्य से 1.44 गुना है तो क्या हो जाएगा, और अगर 44 गुना नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एवरेज, औसत। तो फिर सूर्य क्या है, फिर सूर्य क्या, किस में रखेंगे सूर्य को, औसत में कि बड़ा में, औसत में, क्योंकि सूर्य से बड़ा मतलब यह है कि एक हाइट को, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हाइट है ना 160 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल बताते हैं, या 170 इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सीआरपी वगैरह वाला 170 ही मांगता है, तो 170 हाइट उसने मानक कर दिया, 170 से ऊपर वाला को हम रखेंगे, 170 से नीचे वाला को हम नहीं रखेंगे। क्या समझ में आ गया। तो मानक क्या हुआ 170, तो इसलिए यहां सूर्य को मानक रखा है, लेकिन सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा वही होगा बड़ा तारा, लेकिन 1.5 गुना बड़ा होगा तो वो बड़ा तारा, 1.5 गुना बड़ा अगर नहीं होगा तो बड़ा तारा नहीं होगा। तो सूर्य खुद जो है ना एवरेज तारा है, तभी तो उसे 1.5 गुना बड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 लिमिट्स। तो लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिए, फोटो तो बनवा ही देंगे, लिखिए चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा डैश कर दीजिए, लिखिए सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, लिखिएगा 1, इंग्लिश वाले बच्चे 1.44 टाइम्स टू द मास ऑफ द सन, टू द मास ऑफ द सन। ये बच्चा नहीं आया तुम्हारे बगल में, कल बैठा था, नहीं पता, बहुत बच्चा आज ऑब्सेंट है। टू मास ऑफ द सन, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है, ये बात लिख लिए। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं ध्यान से। हाँ, द्रव्यमान से 1.44 गुना, 1.44 गुना बड़ा, बड़ा हो गया। ये है चंद्रशेखर लिमिट। मैं छोटी छोटी बातों को आपको लिखाते चलता हूं। अब देखिए यहां पर ये लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये तारा जो है ना ये आगे की तरफ बढ़ा। देखिए हम बता रहे हैं आपको तारों का जीवन काल, तारा कैसे आगे बढ़ता है, और जब तारों का जीवन काल पढ़ रहे हैं तो आपके मन में चलना चाहिए सूर्य, और सूर्य कैसे कैसे आगे बढ़ेगा वो आज ही आप पढ़ लीजिए। नहीं तो हम तारा बोलेंगे तो आप अपने मन में सूर्य रखिएगा, ठीक है, जिसको भगवान मानती है, हम भी मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वो पुजेरी है थोड़ा, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब क्या होगा कि जब तारे अपने उम्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने अंतिम उम्र तक पहुंच जाएंगे, स्टेज लास्ट होगा, जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं अंतिम उम्र में या उम्र के अंतिम समय में, ठीक है ना, अंतिम समय में, अंतिम समय में। अब हम इस उम्र के अंतिम समय में जब पहुंचेगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और लेकिन इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन ये बड़ा कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा। कहते हैं कि सूर्य जब अपने अंतिम समय में आएगा तो वो जो इनर प्लैनेट है जिसकी बात हम करेंगे, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन सब को निगल जाएगा। वो इतना बड़ा होगा कि सबको निगल ही जाएगा, है ना। जिस पृथ्वी पे आप बैठे हुए वो नहीं रहेगा, लेकिन आज से 5 अरब वर्ष बाद, तो अभी काहे सोचे, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग जो है ना फैलते चले जाते हैं, फैलते तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी क्या हो जाती है,
कम होते जाती है। अब जैसे देखिए आपको बताते हैं, यहीं पे दो लोग हैं, एगो ई एगो हम, ठीक है, हम ही दोनों देख लेते हैं। अभी है मुश्किल से 18 साल का हो गया, 18 तुम्हारा, हाँ देखो हमारा अंदाज अनुभव बोलता है, उम्र हो गया ना अपन, ठीक है। हमको देखो, हम अपना उम्र नहीं बताएंगे, हम लड़की हैं, ठीक है। अब ये देखो, हाँ अब ये 17-18 साल का लड़का है, अब इसके साथ हम दौड़ेंगे, इसके साथ हम खेलेंगे, इसके साथ कोई भी काम करेंगे, हम इसकी एनर्जी में कहीं भी सट पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि ये भूखे भी रहेगा ना बिना खेले, फिर भी हमसे तेज दौड़ेगा, फिर भी हमसे तेज काम करेगा, फिर भी हमसे तेज हर चीज में रहेगा। सिंपल बात है, क्योंकि अभी एकदम बिल्कुल ये मतलब ये यंग है, इसमें अलग तरीके का एनर्जी है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी चल रहा है। और जैसे जैसे बूढ़ा होगा, वजन तो हो जाएगा 100 किलो। अब इसका वजन है मुश्किल से हमको लगता है 40 किलो है ना रे? हाँ रे, मारेंगे ना, कान लाल कर देंगे। 60-65 तुम्हारा जो है ना 25 किलो वजन, तुम 40, तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहे थे हम। ठीक है, चलो तो बिल्कुल 40 के आसपास, 2-3 किलो ज्यादा या 2-3 किलो कम, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, मेरे मालूम है, मेरा बात मान लो, ठीक है ना। अरे तुम 65 बोलते हो, मेरा 72 किलो है यार, तुम हमसे मिला लो, ठीक है। कहाँ नहीं है, हमको मालूम है, आई नो। अब जैसे वो बालिका बैठी हुई है, वो 23 किलो से ज्यादा की नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखो थोड़ा सा, चलो अलग बात करते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो देखिए, तो वजन तो हो जाता है 100 किलो, लेकिन एनर्जी रहती है क्या? नहीं, उसको 5th फ्लोर पे चढ़ा दो, जैसे चढ़ के आए आप लोग, मान के जो सीढ़ी से चढ़ जाए, यही बड़ी बात है वो। और तुम तो 10 बार उतरोगे चढ़ोगे, कुछ नहीं होना है तुमको, है कि नहीं? तो यही बात हो जाती है। तो ये फैल जाएगा बहुत बड़ा, लेकिन इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, फिर ये फैलते 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 जब आगे बढ़ेगा, खूब फैल जाएगा, तो फैलने का भी एक सीमा होता है, और एक सीमा के बाद इसमें क्या हो जाएगा, एक बूम होगा, एक बम फूटेगा बूम की तरह। क्या समझ में आ रहा है ना? तो इसको कहा जाता है सुपर नोवा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, सुपरनोवा कब होता है? तो जब कोई भी तारा, मैं बोल देता हूं, ठीक है, जब कोई भी तारा अपने उम्र के अंतिम समय में होता है, उस दौरान में जब उसमें एक विस्फोट होता है, तो उसको सुपरनोवा कहते हैं। अब देखो यहां पे, ये 10 अरब वर्ष तक, 10 अरब वर्ष तक, 10 अरब वर्ष तक जितना एनर्जी नहीं निकाला है ना, उतना एनर्जी सुपरनोवा में वो 2 सेकंड में निकाल देगा। अब समझ लो, कहां 10 अरब तक पूरा एनर्जी, और कहां 2 सेकंड की एनर्जी सुपरनोवा में। आप समझ सकते हैं कि आपके ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी दौड़ रही है, क्योंकि हर रोज सैकड़ों तारे खत्म हो रहे हैं और सैकड़ों तारे नए जन्म ले रहे हैं। यह ब्रह्मांड इतना पुराना है, और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा या क्या होगा, ठीक है। कोई कयामत नहीं आने वाला है, यह ब्रह्मांड तो रहेगा। आपका पृथ्वी खत्म हो जाए 5 अरब वर्ष बाद, लेकिन बाकी और कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ पृथ्वी खत्म हो जाएगा तो और कुछ रहे चाहे नहीं रहे, है कि नहीं? लेकिन होगा, खत्म तो होगा बेटा, ये बात याद रखना। क्योंकि हाँ, तो हंसने की बात नहीं है, वो इसमें ये बात ये है जो कि बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि जो कल भी शायद मैंने बात किया था या नहीं किया था, तो मैं बता दूं कि जो कोई ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जिसको बनाया गया है या जो बना है, चाहे वो जीवित हो या मुर्दा हो, या सजीव हो या निर्जीव हो, उसका समाप्त होना तय है। कभी ऐसा हुआ है कि जो बना है वो समाप्त नहीं हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ बेटा, और न कभी ऐसा होगा, ठीक है। अमरता जैसी कोई चीज नहीं है, इमोर्टल कोई नहीं है, निर्जीव भी मोर्टल नहीं है। प्लास्टिक भी 2000 साल तक अगर जिएगा तो उसके बाद उसको डिग्रेड हो ही जाना है, खत्म हो ही जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो अपन ज्यादा दिमाग ना लगाएं जिंदगी के प्रति। एक दिन ऊपर नहीं जाना है, कहां जाना है पता नहीं, ऊपर में कुछ है कि नहीं है, नहीं है कुछ रे, हम जानते ना कुछ नहीं है। बोले हम घूम के आए हैं, घूम के नहीं आए हैं। लोग जो है ना बड़ा अजीब अजीब है ना, पंडित जी लोग थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, सॉरी वो थोड़ा डराते हैं ना हम लोगों को। डरना नहीं है उन लोगों से थोड़ा, है ना, वो तो खुद मजे में रहते हैं, अपन लोग को डरा देते हैं ना, फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, अरे भाई प्रणाम करते हैं तुमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो सुपरनोवा है यहाँ पे, तो सुपरनोवा हुआ। अब देखिए पॉइंट आगे जो एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, मैं लिखवा दूंगा अभी। देखो ये जब विस्फोट होगा तो ये चेंज होगा व्हाइट ड्वार्फ में, यानी कि जो
एवरेज स्टार है, मैं फिर से बताऊं, जो एवरेज स्टार है वो सीधा क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ, बौना तारा। क्या बनेगा, बौना तारा। और जो मैसिव स्टार है वो सीधा क्या बनेगा, ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार। और यही न्यूट्रॉन स्टार आगे चल के ब्लैक होल ही बन जाना है इसको, इस न्यूट्रॉन स्टार को आगे चल के ब्लैक होल ही बन जाना है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार। और इसी घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार को कहा जाता है पल्सर 220। ठीक है, और यह है ब्लैक होल। अब जरा ब्लैक होल के बारे में 2 पॉइंट आपको बता दे, तब आपसे फोटो बनवाएंगे और कुछ बात लिखवाएंगे। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल है वो सबसे ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब होता है सबसे ज्यादा सघन है। ये इतना डेंस है, ये इसकी सघनता मतलब इतना ज्यादा है कि अगर आप टॉर्च बारिएगा यानी कि लाइट जलाइएगा तो लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, आपको दिखाई नहीं देगा उस लाइट पे। इसकी सघनता इतनी है, इसकी सघनता इतनी है कि कहते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 1 चम्मच ब्लैक होल के कंटेंट को यानी कि उसके जो चीजें हैं, 1 चम्मच का वजन ट्रिलियंस ऑफ टन है। समझ रहे हो, ट्रिलियंस ऑफ टन। ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो कितना, जीरो बार नहीं ना समझ में आ रहा, हमको भी नहीं आ रहा है, जीरो जीरो पारते रहो, अरबों खरब चला जाएगा, अरबों खरब टन। समझ में रहा है ना, तो वो ब्लैक होल है। कहते हैं कि अगर कोई ब्लैक होल भूले भटके मतलब गलती से हमारे सोलर सिस्टम में इंटर कर जाए, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं और इंक्लूडिंग सन, सबको अपने तरफ जो है ना खींच करके समाप्त कर देगा, और कहां चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यह है इसकी क्षमता, इतना क्षमतावान होता है ब्लैक होल। कभी ब्लैक होल के बारे में पढ़िएगा थोड़ा बहुत 2-4 लाइन, बाकी हम बता दिए एग्जाम का क्वेश्चन यही सब आता है। तो आप क्या कीजिए, फोटो बना लीजिए इसको वाला, आज जो आप लिख सकते हैं लिख लीजिए अपने फोटो में, और बाकी चीज हम लिखा देंगे। तो हम आप फोटो बनाइए थोड़ा सा और कुछ चीजें लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, ताकि कम से कम चीज आपको लिखना पड़े। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें बताएंगे।
हो गया बालिका, हो गया बालक तुम्हारा, हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए देखिए, अब हमको ना थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अगर आपने कुछ छोड़ दिया होगा तो ये जो रेड बना, हमको लिखना कैसे चाहिए था वो हम बताते हैं शब्दों में। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि तारे अपने अंतिम समय में, तारे अपने अंतिम जीवन काल के अंतिम समय में लाल दानव बन जाते हैं। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, स्टार्स बिकम रेड जियांट इन हिज लास्ट स्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ लिख लीजिए, तारे अपने जीवन काल के अंतिम समय में लाल दानव बन जाते हैं। स्टार्स बिकम रेड जियांट इन लास्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। लास्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। डन है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो एक अगला पॉइंट क्या लिखेगा कि तारों के जीवन काल के अंतिम समय में जो विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। जो विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। लिखिएगा कि एक्सप्लोड बोलते हैं ना विस्फोट को, एक्सप्लोड इन स्टार्स इन हर या इन इट्स लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सुपरनोवा। तारों के जीवन काल के अंतिम समय में जो विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। हो गया, ठीक है। पॉइंट लिखिएगा, औसत तारा अपने अंतिम समय में बौने तारे में या सफेद बौने तारे में बदल जाता है। ठीक है, एवरेज स्टार बिकम व्हाइट ड्वार्फ। एवरेज स्टार बिकम व्हाइट ड्वार्फ। औसत तारा अपने जीवन काल में या अपने अंतिम समय में सफेद बौना तारा बन जाता है। सफेद बौना तारा, सफेद बौना तारा बन जाता है। हो गया, ठीक है। लिख लिए आप सब, इंग्लिश में भी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, बड़ा तारा या मैसिव स्टार, बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम समय में ब्लैक होल में परिणत हो जाता है। बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम समय में ब्लैक होल में परिणत हो जाता है। मैसिव स्टार चेंज इनटू ब्लैक होल। चेंज इनटू ब्लैक होल। एक दूसरा पॉइंट, बड़े तारा अंतिम समय में ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल में परिणत हो जाता है। देखो, ब्लैक होल बन जाता है, लिख लो। हाँ, अब लिखिए, ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे सघन बॉडी है, सबसे सघन इकाई है। ब्लैक होल इज द डेंस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। डेंसेट या द लिख लगा लीजिए, द डेंस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स या मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। मोस्ट डेंस, ब्लैक होल इज द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सबसे डेंस पार्ट है, ठीक है ना, सबसे डेंस ब्लैक होल, सबसे डेंस। मतलब ये इतना डेंस है कि ये, इसको क्या लिख सकते हैं कि ये प्रकाश को भी आकर्षित कर लेती है। इट्स ऑब्जॉर्ब लाइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ये प्रकाश को भी आकर्षित कर लेती है। लिख लो ब्लैक होल के बारे में, नहीं लिखा? इकाई है, यह प्रकाश को भी आकर्षित कर लेती है। प्रकाश को भी आकर्षित कर लेती है। घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर कहा जाता है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर।
घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर कहा जाता है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर। लिख लिया ना। तो देखिए ये पूरा फिगर को हम लोगों ने समझ लिया है, फिगर ही बना लिया और लिख भी लिया है। तो एग्जाम का क्वेश्चन यहां से क्या बनता है वो हम आपको बता देते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन आपका यहां से बनता है ये चंद्रशेखर लिमिट, कई बार पूछा है, कई बार ही। और एग्जाम का क्वेश्चन बनता है आपका ये ब्लैक होल। ये दो एग्जाम का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, बाकी सब चीज समझने की है ना। हेडिंग में आप लोग लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार लिख देंगे, ये सब चीज है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन यही दो बनता है इस फिगर से। हाँ, ब्लैक होल और पल्सर नहीं, ये चंद्रशेखर लिमिट, बस यही दो। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग कीजिएगा। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना, आपको ये क्वेश्चन खूब दिखेगा। चंद्रशेखर लिमिट वाला तो मतलब हमेशा मिल जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना स्टार वाला। तो हम लोग स्टार के जीवन को देख लिए कि स्टार कैसे जीवन उसका जन्म लेता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है, ये सारी बात लिख दिए। और एक चरण से, हाँ बोलिए। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन नहीं होता है, हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तित होते चला जाता है। हाँ, और हाइड्रोजन सबसे बड़ा कॉन्टेंट, ये लिखा है कि नहीं कि ये लिख लीजिए कि सूर्य या तारों में जो भी तत्व पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, लिखेगा तारों में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। द एलिमेंट फाउंड इन स्टार तारों में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है या गैस है। हाँ ठीक है ना। तो एलिमेंट तारों में पाए जाने वाले तत्वों में या गैसों में सबसे ज्यादा कौन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। द एलिमेंट या गैसेस फाउंड इन द स्टार, है ना, फाउंड इन द स्टार इज मैक्सिमम इज हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हाँ, तब तो कम मात्रा हो रही है। नहीं, हीलियम जो है ना वो हाइड्रोजन, दोनों के नाभिक जुड़ते हैं। और जो संलयन का फिजिक्स है, ठीक है ना, उसमें हीलियम जो है ना हाइड्रोजन बदलते चला जाएगा तेजी से, और फिर मात्रा कम होते चला जाएगा हीलियम का, और वो कमजोर होते चला जाएगा अंदर से, लेकिन बाहर से वो फैलने लगेगा, क्योंकि बाहर में कुछ और अभिक्रिया के कारण वो फैलता है। अब इसमें हम आएंगे ना तो साइंस में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। हम लोग अपना काम कर लिए, इतना हो गया मेरे ज्योग्राफी के लिए। फिजिक्स में फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए, हाँ, कारण वही है क्योंकि वो फैलते चला जा रहा है, फैलते चला जा रहा है, और एक दौर ऐसा आता है कि उसके एलिमेंट अंदर के समाप्त हो जा रहा है, अब उसके पास फैलने की गुंजाइश है नहीं, तो उसमें एक विस्फोट हो जा रहा है, मतलब कि हीलियम खत्म। हाँ, ये चीजें खत्म हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा अपना, आप टॉपिक बदल लीजिए और लिखिए सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सौर मंडल लिख लिए। अब देखिए सोलर सिस्टम का मतलब होता है कि सूर्य है, मैं आपको थोड़ा सा, और यही चीज मैं लिखाने वाला हूं, लेकिन सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सूर्य के चारों तरफ कौन कौन सा ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो हम बता देते हैं थोड़ा सा अलग अलग तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है, बावजूद इसके एक बार समझा देंगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं ग्रह, लो ग्रह घुमा दिए, और आप जानते हैं ग्रह कितने होते हैं? 8। 9वां भी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे बाद में। उसके बाद घूमने वाले हैं ग्रह के बाद छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसका नाम है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड बोलते हैं इंग्लिश में, यहां लिखा हुआ है मैंने, एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। उसके बाद सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं धूमकेतु।
कमेट, धूमकेतु, यानी कि जो पृथ्वी की तरफ आती है और वो जलने लगता है, इसी में से टूट करके कभी पृथ्वी के कक्षा में आ गया और जलने लगता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं, नहीं, सॉरी, वो उल्का पिंड है, सॉरी, धूमकेतु मतलब बर्फ से बना हुआ एक ऐसा गोला जो समय के साथ बर्फ से बना हुआ है, सूरज के नजदीक जाता है तो ये पिघलने लगता है और पिघल करके एक पूछ बना देता है, इसलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। हम आपको सब बता देंगे, अभी समझा रहा हूं बस। और उसके बाद एक है मेट्रोइड्स या उल्का पिंड। इन्हीं एस्ट्रॉयड में से कोई ऐसा छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा कोई भी टूट करके अपने रास्ता से भटक करेगा, अगर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है तो उसमें एक आग लग जाती है और उसी को हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। और हाथ जोड़ करके मांग लेते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलना है, वो एगो पत्थर है जो वो जल रहा है। थोड़ा सा कुछ अंधविश्वासों को हम यहाँ दूर करेंगे, बाकी आपके जीवन जैसे हो वैसे चलना चाहिए। क्लास में एक बार फिर से बता दूं, ये चीज मैंने आपको नहीं बताया, हम क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसे करेंगे ना जो आपके मान्यताओं से अलग होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बातों में आप लोग आ जाएंगे, हमारे बात में कोई बात नहीं, हमारे बात में सिर्फ एक ही जगह आइए, एग्जाम हॉल में, और फिर जीवन में और न लाइए हमारी बात लाइएगा तो फिर आप जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा ऐसा बात बताएंगे कि आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जैसे उस दिन सेंटा वाला बात बताया तो थोड़ा दिक्कत वाली बात थी ना, ठीक है। जैसे आज हम बताए वो टूटता हुआ तारा वाला, तो वही बड़ा दिक्कत वाला बात है। अब हम आपको समझाएंगे कि काहे प्रणाम करते हो, कोई काम का नहीं है वो। अब सूरज को जल लगते हैं, उससे क्या होगा, वो तो अपने जल रहा है। अब 5 बरस बाद खुद बुझ जाएगा। आज जिसको तुम जल चढ़ाते हो कि हमारी रक्षा करना, वो वही तुमको खाएगा। ये साइंटिफिक बात है, लेकिन फिर भी हम ये बात पढ़ा रहे हैं और पिछले 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, और फिर भी हम भी सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, हे सूर्य भगवान ध्यान दिया तनी। बात समझ में आ रहा है, पॉइंट समझिएगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत जीवन, पढ़ाने का जीवन पढ़ाने का, पढ़ाएंगे साइंटिफिक तरीके से। आपका जीवन चलता है सोशली और रिलीजियस से। जीवन साइंटिफिक तरीके से नहीं चलती है बेटा, साइंटिफिक तरीके से तभी चलती है जब आपका तबीयत खराब होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, सब बल्ला उल्ला खुलवा देगा, ये सब जो भी गर्दन में पहने हुए और लेटा देगा बढ़िया से, और फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, खास करके जो माँ, ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अपनी अनुभव ना, माँ बनती है ना, माँ बनती है जब महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, जब अंतिम समय में होती है ना, तो हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, तो आप जानते हैं अपने घरों में क्या होता है, हिंदू धर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि काला धागा बांध देना और ऐसे कर देना वैसे कर देना ताकि नज़र न लगे, माँ को स्वस्थ बच्चा हो, ये सब करते हैं ना। वहाँ जाओगे ना, लोग बोलता है कि मंगलसूत्र नहीं खोलना चाहिए, ये नहीं खोलना चाहिए, वो नहीं। हॉस्पिटल में जाओगे ना, सब एक भी शरीर में कुछ भी तुमको नहीं रहने देगा। वो हम खुद रिसीव करने वाले अपनी वाइफ को, सब कुछ आपको जो है ना दे देगा, और एक पेपर होता है उस पर साइन करवाएगा, छोटा सा, मतलब फॉर्मेलिटी के रूप में, ठीक है। तो आप समझ, सब आपका धरा रह जाएगा, भगवान वहीं, ठीक है। तो यही चीज होता है, ठीक है। हमारा साइंस में जब हमारा जीवन की बात आती तभी होता है, बाकी तो हमारा धर्म चल ही रहा है। खैर, चलाएंगे, धर्म को भी चलाएंगे। तो लिख लीजिएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में ये सब चीज है। मून तो हमारे सोलर सिस्टम में ही आता है, बिल्कुल। उसको सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं, अच्छा बात है, लो उपग्रह, सैटेलाइट। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा करो ना तो मजा आता है कि हमसे भी कोई गलती हुआ है। ये हो गया उपग्रह, लिख लीजिए कि सोलर सिस्टम में ये सब चीज आता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी बताते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से क्या सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं है, क्या नहीं है, और 4 ऑप्शन बनाएगा, 3 को इसी में से दे देगा, 1 को कुछ और दे देगा, और उसी को आपको टिक करना होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमने देखा है, बनाया है और वो पूछा है, तो इसको लिख लीजिएगा। पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के कौन कौन से अंग है, कौन कौन से भाग है, कौन कौन सोलर सिस्टम में आते हैं। सूरज, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, कमेट, मेटियोर्स, सैटेलाइट।
लिख लिया, सब लिख लिया ना। अब पूछेंगे कल है, पढ़ के आना, समझ गया। यहाँ से कहाँ चला जाता है रात में, तुम खेलने चल जाता है रात में, घर पढ़ता नहीं है। क्या क्या करेगा रे बाप इतना सा जान में, अभी तो छोटा सा जान ही है तुम्हारा। आज दिन भर खेलना भी होता है, खेलते हो कि नहीं, पलाओ झूठ नहीं बोलना, खेलते हैं ना, वो जरूरी है तुम्हारे लिए, तो जरूरी है कम से कम, ठीक है। खेलिए, खेलना सच में खेलना बहुत जरूरी है, सच। अब देखिए हम सच बोलते हैं तो लोगों को मतलब वही बात है ना, क्लास में जो हम बात करेंगे आपके जीवन की बात करेंगे। खेलना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग भी खेलते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। खेलने से दो चीजें तो पक्की होगी, एक पहला चीज बीमारी नहीं होगी, ये तो पक्का बात है, कोई बीमारी नहीं होगा। और दूसरा बात होगा कि आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, ये चलते रहेगा खोपड़िया, क्योंकि शरीर का हार्मोन तेज रहेगा तो खोपड़ी आपका चलते रहेगा। हाँ सच में, एकदम सच कह रहे हैं। तो अगर आपको कोई मौका मिलता है कहीं कुछ भी खेलने का तो आप उसको एंजॉय कीजिए, एकदम खेलिए, पार्टिसिपेट कीजिए, खेलिए, जगह निकालिए, मौका निकालिए, एकदम खेलना चाहिए। और ये सब नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि अब बड़े हो गए खेलेंगे तो कहेगा कि ये बूढ़ा गया अभी तक खेल ही रहा है, ऐसा बोलते हैं तुम्हारे समाज में कि नहीं बोलते हैं? हमारे समाज में तो बोलते हैं। हमारा तो मतलब एकदम अभी खेलने चल जाए तो फिर तो बात लग जाना है, पूरा गांव में चर्चा है कि अब बाल बच्चा हो गए, अभी वो बड़े, मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही वाला बात है, नहीं समझ में आया क्या? तो कहने का मतलब है, लेकिन खेलिए। और नहीं आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पार्क में चले जाइए, फील्ड में चले जाइए, 2-3 चक्कर दौड़ लीजिए, कुछ कीजिए, इससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। हम सच कह रहे हैं, स्वस्थ रहेंगे। और तुमको तो खेलना है रे लड़का, तुम तो खेलो, ठीक है। खेलने वाले, सच में खेलने वाला उम्र में आदमी पढ़ने के लिए आ गया है। इस उम्र में तुमको मालूम नहीं था कि सब क्या होता है, सच कह रहे हैं। हम तो फिल्म देख रहे थे +2 में, उस दौर में फिल्म देखना मतलब बड़ी बात होती थी ना। तो 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपये का टिकट होता था जब हम लोग इस उम्र में थे। 5 सच में 5-7 रुपये का टिकट होता था, चले आते थे फिल्म देखने के लिए। पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, पढ़ना तो अब शुरू किए हैं, पढ़ना तो हम बुढ़ारी में शुरू किए हैं। अभी पर तुम्हारा बहुत उम्र है, खेलते खेलते भी पढ़ेगा तो काम हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं रखना नौकरी में, नौकरी करेगा तो और रोएगा। कौन खुश है इस दुनिया में, बताओ ना। तुमको लगता है नौकरी वाला खुश है? जाके मिलो उससे अकेले में, फिर पता चलेगा। नहीं तो अपने पिताजी से मिलो, नौकरी कर रहे हैं ना कहीं काम तो कर ही रहे हैं, कोई ना कोई नौकरी, मिलो उनसे, बात करो। देखो 100 परेशानी गिना देंगे, 100 उंगली पर। तो जी लिया से जी लिया, अभी काहे मर रहा है कि नहीं? ठीक है, नहीं नहीं क्लास आना रे, ये सब सीखेगा कैसे? इसको ये सब तुमको कौन सिखाएगा? यहाँ आया तुम ना सिखाए हैं, तब बता। हमारे शरण में रहेगा तब नहीं सब बात सिखाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये सब चक्कर में सब चला गया है क्या? कुछ ज्यादा सिखा दिया ना, अपने सिखाएंगे रे। चलो, तो लिख लीजिए अपने टॉपिक में द सन, सूरज। द सन, सूर्य, ठीक है, लिख लिया सूर्य। चलिए, अब देखिए, हमने तारों के बारे में बहुत सारी बातें की है ना। तारों के बारे में बताया कि कैसे एनर्जी है उसका, क्या उसका सोर्स है, कैसे काम, सब कुछ हमने बात किया तारों के बारे में। क्या उसका लाइफ साइकिल है, कैसे जन्म लेता है, कैसे उसका मरता है, क्या चंद्रशेखर लिमिट है, क्या कहानी, सब कर दिया ना तारों के बारे में। अब तारों से निकल करके हम सूर्य को, यानी कि एक पार्टिकुलर तारा को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे सूरज को? इसलिए क्योंकि सूरज ही हमारा सब कुछ है। याद रखिएगा, मैं एक शब्द बोलता हूं और वो शब्द अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लेकिन एक शब्द बोलता हूं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम। यानी कि आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं, हम जिस सिस्टम में है ना, उस सिस्टम का सबसे प्रमुख एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है। अगर सन नहीं हो तो सारा काम खत्म, कोई एनर्जी नहीं बनेगी, कोई एनर्जी नहीं, किसी प्रकार की एनर्जी नहीं बनेगी, बनवे नहीं करेगी। जो एनर्जी बन भी रही है वो सूरज की वजह से ही बन रही है, याद रखिएगा इस बात को। तो सन इज द, इसलिए भगवान को पूजा करते हैं कि तू आगा से जिंदा है कि ना, तो तू ना तो हमू ना, ठीक है ना। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, लिखिएगा सूर्य जो है ना, सूर्य लिखिएगा, सूर्य सौर मंडल के एनर्जी का सबसे प्रमुख स्रोत है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ
एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल के ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। हो गया, ठीक है। चलिए, पहला हो गया, एक पहला पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, हमारे सौर मंडल में जितनी भी एनर्जी दौड़ रही है, हमारे सौर मंडल में जितनी भी चीजें हो रही हैं, हमारे सौर मंडल में जो कुछ भी हो रहा है, उसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य ही सब कुछ है। उसी के ग्रेविटेशनल फोर्स से हम घूम भी रहे हैं, उसी घूमने के कारण हमारा दिन रात होता है, उसी घूमने के कारण हमारा साल होता है, मौसम बदलता है, बारिश होती है, सब कुछ होता है। सूर्य में छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर वहां पे कोई झंझावात चलता है तो हमारे यहां भी तूफान आ जाती है, ठीक है। अगर सूर्य पे किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे समुद्रों में सबसे पहले दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव यह है कि पूर्णिमा के दिन हम अगर झगड़ा कर ले तो वो झगड़ा आगे बढ़ सकता है। यह हमको मास्टर ने सिखाया है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि जो आप झगड़ा करेंगे ना, वो झगड़ा आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने का मतलब बात बड़ा हो सकता है, छोटी बात। क्यों? क्योंकि उस समय अमावस्या और पूर्णिमा को जो एनर्जी होती है ना, सन और मून की दोनों की एनर्जी अपने पृथ्वी पर पड़ती है। समुद्र में हाई टाइड आता है, मतलब ऊंचा ज्वार आता है, और चूंकि आपका शरीर भी 70% 80% पानी से बना है, तो आपके शरीर पर भी उसका इफेक्ट होता है और आपकी एनर्जी लेवल भी दिख जाएगा उस दिन, अगर लड़ लिए तो। हाँ बिल्कुल, जानवर पूर्णिमा और अमावस्या को उग्र हो जाते हैं। उग्र, उग्र का मतलब होता है एग्रेसिव हो जाते हैं। अपना एग्रेसिवनेस वो दिखाते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को। तो देखिए उस सबका कितना प्रभाव हमारे ऊपर में है। ये साइंस की बात है। इसको ज्योतिष अलग अलग तरीके से कहते हैं। चंद्रमा का प्रभाव, मोती पहन लो, कंगुड़ियां और ई अवड़ी में, लिटिल फिंगर, लेडी फिंगर, अच्छा लिटिल फिंगर की लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, अच्छा जो भी फिंगर, ठीक है। मोती पहनते हैं, हम सब बता देंगे, हम ज्योतिष भी हैं रे, आ रहे हैं ग्राम में, तुम काहे चिंता करते हो। ये पंडित जी कहते हैं, हम देखो हम कैसा पंडित दिखाते हैं तुमको। चलो सन लिख लिए ना, तो सन का पहला पॉइंट अल्टीमेट सोर्स कर लिए। उसके बाद देखना, सन को कभी आप लोगों ने देखा है? कभी सन को ऐसा जरूर देख लिया होगा जीवन में, एक आध बार तो सूरज को देखा ही होगा एकदम 100%। इसमें कोई बात ही नहीं कि सूरज को आपने ना देखा हो। टाइम है ना हमारे पास, ठीक है। सूरज को ना देखा होगा ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। आंख तो एक बार मिला ही लिया होगा सन से, आज मिला ही लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सूरज से जो आंख है, आप देखा है ना सूरज को, झूठ नहीं बोलना, हाँ देखा है ना, सब हमको मालूम है, सब देखता है एक बार। वो मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर एकदम आसान बात है, किसी से पूछो ना उना नहीं कहेगा, ठीक है। एक बार अपने जीवन में तो सूरज को देख ही लेता है। आज देखिए ले तुमको, तुम कितना चमकता है, हम भी कितना जो है ना, मतलब अपने आप को थोड़ा दिखाता है ना, अभी यंग एज है, थोड़ा दिखाता है कि हम भी एनर्जी वाला है। चलिए ठीक है, तो अब आपको बताते हैं वो क्या जो आप देखते हैं ना सूरज से। ध्यान रखिएगा, अभी बात बोलने का मतलब क्या है, एग्जाम का क्वेश्चन निकलता है। जो आप सूरज को देखते हैं ना, देख करके गौर से, वो सूरज का आप फोटोस्फीयर देखते हैं। क्या देखते हैं? फोटोस्फीयर। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या देखते हैं? सूरज का फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। और वो सूरज की बाहरी आवरण है, अंदरूनी आवरण नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप हमको देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, तो हम आपके बाहरी आवरण को देख रहे हैं। आपका लीवर किडनी थोड़ी देख रहे हैं, नहीं ना, वो तो एक्सरे मशीन देखेगा, चाहे जो भी कहते हैं वो देखेगा। अगर हमको देखना होता लीवर मशीन, तो हम तो करिए देखते थे तुम्हारा किडनी में स्टोन है रे, नहीं तुम्हारा लीवर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो फिर तो जरूरत नहीं था एक्सरे मशीन आंखें में। पॉइंट यहां पर यह है कि हम भी बाहरी आवरण ही देखते हैं, नहीं तो उसी तरीके से सूरज का हम क्या देखते हैं बेटा? बाहरी आवरण देखते हैं, और उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो लिख लीजिएगा, सूरज के बाहरी आवरण को फोटोस्फीयर कहते हैं। यहां पे देखो लिखा हुआ है हमने, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभी सूरज के बारे में थोड़ा कुछ बातें कर लेंगे, जरूरी है, फिर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे।
लिख लिया सब आदमी। अब देखिए सुनिए अब मेरी बात। सूर्य ग्रहण नाम सुना है? सूर्य ग्रहण लगता भी है, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो नॉर्मली जो कंडीशन होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, यही कंडीशन है। यानी कि सूर्य की छाया को, सूर्य से निकले हुए प्रकाश को चंद्रमा रोकती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है जितना उसकी क्षमता है, तो उसको हम सूर्य ग्रहण कह देते हैं। हम सूर्य ग्रहण पढ़ाएंगे आपको वहां पर। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की जो बात हमें दिखाई पड़ती है, जितनी भाग हमें दिखाई पड़ती है, उसको कहा जाता है कोरोना। बीमारी वाला नहीं, कोरोना। उसको क्या कहा जाता है? कोरोना। तो ये देखो, ये सूर्य ग्रहण है। ये स्थिति क्या है? सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण का स्थिति है। और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है ना, इसको डायमंड रिंग भी कहा जाता है। तो ये इसको कहा जाता है कोरोना, क्योंकि बीच में हो गया, बीच में पूरा बिल्कुल खाली, और सामने में दिख रहा है, एक रिंग की तरह बना दिया है, छल्ला की तरह, रिंग की तरह, अंगूठी की तरह। तो इसलिए इसको रिंग भी कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो उसको कहते हैं नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहां से यूवी रेज निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है, जो आपकी आंखों को खराब कर सकती है, क्या कर ही देती है। अब उसी क्षण थोड़ी खराब हो जाएगा, लेकिन सनय सनय, मतलब धीरे धीरे वो कुछ समय में आपका खराब हो जाएगा, अगर आप इसको देख लेते हैं नंगी आंखों से। तो इसलिए लोग फोटोक्रोमिक और वो फिल्म जो होता है एक्सरे वाला फिल्म, एक्सरे वाले फिल्म से देखते हैं, नहीं होता एक्सरे वाला वो, हाँ, उससे देखते हैं, या पानी में देखते हैं। कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है नहीं देखने का? क्यों देखेगा? किस बात का आपको देखने आया? आप मान के चलो कहीं गड़बड़ हो गया था, तो फिर जो भी लाल पियर ब्लू देख रहे हैं सब खत्म, सब खत्म हो गया ना जीवन भर के लिए। तो काहे इतना मतलब रिस्क? आपको क्या लगता है आप सूर्य से बलवान है कि हम देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो मत देखिएगा किसी चीज में, कोई दिखाए भी ना, अरे आओ ना फिल्म से दिखाते हैं। फिल्म का मतलब होता है वो वाला फिल्म, फोटो वाला। और ना हमारा ना देखेगा, तो फिल्म में अगर छेद होगा तब हु नोज, कहीं टप्पा खा के आंखें पड़ गया तब, अरे ऐसे सूरज की रोशनी आया, टप्पा खा के आंख पे पड़ गया, तो क्या करेंगे? तुम ही काम देगा हमको, हमारा भी बहुत कुछ देखे के है कि नहीं? तो इसलिए प्लीज आप ये रिस्क ना लें। तो ये है, अच्छा ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। लिख लिया? ठीक है। लिखने में थोड़ा तेजी दिखाइएगा आप लोग। हाँ, एक चीज जो आप लोग लिख लीजिएगा अपना मन से, अभी मैं समझा दूंगा सबको, ठीक है ना? वो ये है, ये भी आई है, ये यहां पर ये है, ये चीज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको लिख लीजिए। लिखो, गोल जो घेरे हैं उसको। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछा है ना? देखा है प्रीवियस ईयर? नहीं देखा है प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर बोले थे तुम लोग को, प्रीवियस ईयर नहीं लेगा काम नहीं चलेगा। दुनिया में कहीं भी जाओ पढ़ने, किसी से भी पढ़ो, कोई भी खड़ा हो जाए, ठीक है, प्रीवियस ईयर नहीं होगा ना तो नहीं काम होगा। ये लोग बच्चा समझ भी नहीं करता है, हमारा जीवन बीत गया इसी में, जीवन बीत गया। 2010 से हम इस दौर में हैं। पढ़ा तो हम 2017 से रहे, लेकिन तैयारी करना, पढ़ना पढ़ाना दोनों मिला करके लगभग आप समझ रहे हैं 10 और यहाँ पे 24 चल रहा है। कितना साल हो गया? 14 साल ऑलमोस्ट, आप समझ रहे हैं? तो हमारे पास बहुत अनुभव है, हमको मालूम है, इसलिए हम जो बोलते हैं ना उसको थोड़ा मान लिया करो बिना, क्योंकि फालतू बात हम करेंगे नहीं आपको पढ़ने के लिए, बाकी तो हम कुछ उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं। इन चीज़ों को जब सजेशन देना हो ना तो हम आपको, तो ये चीज़ आप प्रीवियस से ले लीजिए, कहीं भी पढ़िएगा ना, किसी से भी पढ़िएगा, अगर प्रीवियस सॉल्व नहीं कीजिएगा ना तो नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा, प्रीवियस सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रीवियस से दो बातें पता चलता है, पहला जब एग्जाम में जाएंगे तो उसी क्वेश्चन को रिपीट करता है, और दूसरा एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि क्या पैटर्न है, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा।
नए क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, खास करके आपके बिलासपुर में मैंने जो देखा है पिछले दो सालों से क्या मतलब लगभग 2019 से जो बिलासपुर रायपुर मिला करके नए क्वेश्चन बनाते हैं लोग। नया क्वेश्चन थोड़ा उलट लिए किताब कहीं से क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आप बनाइए, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं बनाइए, लेकिन नया क्वेश्चन से आप बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नया क्वेश्चन बनाएगा आयोग, उसी का क्वेश्चन मान्यता होगा। आपका तो अगर गलती से टकरा गया दो नया क्वेश्चन तो आप तो शोर मचा दीजिएगा, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन आयोग ले लिया, है कि नहीं? वो तो गलती से कोई इंसिडेंस है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। आप पुराना क्वेश्चन कराइए ना, पुराना क्वेश्चन पूरा करा दीजिए, उसी में लड़का पास कर जाएगा, उसी में पास ही हो जाता है। नया क्वेश्चन में लड़का नहीं पास होता है, नया क्वेश्चन तो लड़का बना भी नहीं करता, कोई नहीं बनाता है, वहां तुक्का चलता है। अगर कोई लड़का रंग के आ गया सही हो गया तो वो अलग बात है। और नया क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूपीएससी बनाता है, ये सब बनाए वो नहीं करता जिसमें आप लोग जाते हैं। तो नया क्वेश्चन काहे पढ़िएगा? हम बात मानिए, हम जानते हैं। आप यूपीएससी का क्वेश्चन एग्जाम देने जाइएगा, 40 को क्वेश्चन आपको पढ़ले नहीं पड़ेगा, सुनवे नहीं कीजिएगा 40 को क्वेश्चन कहा था, लेकिन जो 60 को सुना हुआ क्वेश्चन है ना, उसी में से 50 पर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैं वहां अनुभव को इस तरीके से आपसे शेयर करता हूं। नया क्वेश्चन तो आप लोग बनाइएगा ही नहीं, नया क्वेश्चन एकदम देखवे नहीं कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस, बिना प्रीवियस का उपाय नहीं है, एकदम उपाय नहीं। और जितने भी अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनको भी आप भारत में मानते हैं कि बेहतर मार्क्स है, इंग्लिश का, मैथ का, जीएस का, जिनका भी जो बेहतर सर हैं, आप उनका उलट लीजिए, वो कभी भी नया क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चाहे वो कोई सर हो, चाहे वो अंकित भाटी सर हो, चाहे वो प्रताप है, कोई एक प्रताप है ना मैथ पढ़ाते हैं, गगन प्रताप सर, नाम सुना है आप लोग? गगन प्रताप सर हो या अभिनव शर्मा सर हो, या खुद वो क्या नाम है कैरियर बिल वाले, उनका नाम क्या है, बड़ा नाम है, यादव सर, राकेश यादव सर हो। आप लोग नाम नहीं सुने, मैं बड़ा लोगों का नाम बता रहा हूँ जिनका पूरे भारत में बहुत नाम है, जिनके पास मतलब 10,000 स्टूडेंट है। चाहे खान सर हो, ठीक है, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता, प्रीवियस ईयर करा दिया, वही अपने आप में वो मानता है कि हम प्रीवियस ईयर सब करवा दिए और शोर मचाता है हम सारा प्रीवियस ईयर करवा दिए। ऐसे तो प्रीवियस ईयर कीजिए प्लीज, हम दिल्ली में यही सीखे हैं, हम आपको दिल्ली का बात सिखा रहे हैं, सच कह रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गया। अब हम थोड़ा सा ना कुछ और बात आपसे करेंगे, उसके लिए ना मेरे को थोड़ा सा ना जगह चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा जगह चुनता हूं, देखते हैं कि हमको जगह कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिल रहा है मेरे को जगह, तो हम इस जगह का थोड़ा यूज कर लेते हैं और एक आध को फोटो बनवाते हैं आपसे। मैंने आपको कहा था कि अगर ज्योग्राफी पढ़े और आप तस्वीर ना बनाए तो ये ठीक बात नहीं है। लोग को देख करके थोड़ा सा लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। स्लाइड, तो इसको स्लाइड क्या मिल जाएगा, ये वाला? हाँ, लड़का सब मास्टर बन जाओ ना तुम लोग, क्या है झूठ मूठ के पढ़ता है। चलिए ठीक है, अच्छा सर लोग पढ़ाते वही देख देख के सीख गया ना। मास्टर सब होशियार है लगता है, हमारे से ज्यादा होशियार सब है क्या? हैं बोलो, हमारे सब ज्यादा होशियार है, हम ही पूर्वक हैं। मतलब हम बेवकूफ हैं, ये कहना चाहते हो? दूसरे तरीके से, हाँ, और दूसरे तरीके से मतलब पढ़ाने के तरीके में बताओ, तो तारीफ भी सुनना मन करता है ना। अरे अच्छा, ये देखो ये पढ़ के आया है। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ, कुछ फोटो वोटो बनाते हैं ना, आपको दिखाते हैं और फिर आप चीजों को करेंगे। देखिए ये आपका सन है, ठीक है, ये सन है। और आप जानते हैं कि सन के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो इलिप्टिकल कक्षा में, इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, परिक्रमा करती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन क्वेश्चन एग्जाम का है कि पृथ्वी के चारों तरफ किस कक्षा में परिक्रमा करते हैं ग्रह, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। लिख लीजिए नोट करके कि सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं।
हाँ लिखिएगा, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, रोटेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, मिला जुला करके ये अर्थ का कंडीशन है। थोड़ा मतलब फोटो को आप सही मान लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, अर्थ का एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन को अर्थ समझ में आ रहा है कि दूसरा कलर से कर दे अर्थ, ठीक है। अर्थ वाला के कलर चेंज कर दो थोड़ा सा। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। ठीक है, लिख लीजिए ये बात। अब चलिए यहां पे देखिएगा, ये बात किसने कहा था, यही बात बताते हैं। ये बात किसने कहा था, केपलर ने, केपलर ने। तो नहीं, केपलर ने, कोपरनिकस ने कहा था कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में केपलर ने कहा था। तो लिखिएगा, केपलर ने कहा था ये बात, केपलर ने। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, VVI है बेटा, ठीक है, इसको लिख लेना, VVI। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अब देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा ना बोर्ड पे देखिए, हम आपको कुछ बताते हैं, फिर ये फिगर आपसे बनवाएंगे। देखिए क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है पूरे परिक्रमा के दौरान कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। तो एक स्थिति मान लेते हैं कोई, तो इसी को मान लेते हैं, क्योंकि यही हमको नजदीक, माने हद है, इतनी एक बदमाशी तो हम जीवन में नहीं देखें। देखो ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी जो है ना ये है नजदीक, और उसके बाद एक मान लेते हैं यहां से नजदीक, तो ये दूरी हो गया और ये नजदीक हो गया। तो यहां पर हो गया ये मिनिमम डिस्टेंस, और ये क्या हो गया बेटा, बोलो, मैक्सिमम डिस्टेंस। मतलब सबसे ज्यादा दूरी और सबसे कम दूरी, बहुत ध्यान समझिएगा। और एक बात जो हम आपको पहले लिखा चुके हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ये बात आप लिख चुके हैं पहले, ठीक है। अब देखिए ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चारों तरफ ये परिक्रमा करती है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो एक चीज हम आपको लिखाना था, हम भूल गए, याद आ जाएगा, हम तुरंत लिखा देंगे, क्योंकि अपना मन से कारोबार चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस को और मैक्सिमम डिस्टेंस को एक नाम दिया गया है जब सबसे नजदीक होती है। हाँ याद आ गया, वो बात आपको लिखना है। क्या लिखना है कि जब पृथ्वी परिक्रमा करते करते सूर्य के नजदीक आती है तो उसकी जो रोटेशन का टाइम है वो क्या होता है, रिवॉल्यूशन का टाइम, रोटेशन टाइम क्या होता है, बढ़ जाती है। घूर्णन काल बढ़ जाता है, उसकी गति तेज हो जाती है। तो लिखिएगा, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक आती है तो उसकी गति तेज हो जाती है। When earth come close to the sun, when earth come close to the sun, है ना, उसका स्पीड इंक्रीजेस, कॉमा देकर कीजिएगा, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। स्पीड क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, VVI कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये पूछा और लोग वहां पे पहली बार ये सोच रहे हैं कि भाई पृथ्वी की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब कोई भी ग्रह की स्पीड या किसी भी चीज का बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी, जब वो सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह जब अपने सबसे नजदीक आती है ना, उसकी स्पीड उसी हिसाब से बढ़ जाती है, और जब दूर होती है तो उसी हिसाब से उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, और ये फिजिक्स का नियम है, ये भी केपलर ने कहा था।
कैपलर्स लॉ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कैपलर्स लॉ एक बार देख लीजिएगा कैपलर्स लॉ घर जाकर के, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, बोर्ड पे आ जाइए, अब हो गया बात बता दिए। अब मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, तो देखो सेंटर में क्या है, सूर्य, तो इसको लिख दिए 100। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे के लिए मैं इधर लिख देता हूं। कल भी बात किए थे, हेलियन मतलब सूर्य, अरे हेलियोसेंट्रिक बताए थे ना कल, तो हेलियो मतलब सूर्य बताए थे, तो इंग्लिश वाले के लिए हेलियन और हिंदी वाले के लिए सूर्य। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बीच में है, तो सूर्य अब ये सबसे नजदीक है, सबसे क्या है, नजदीक है। तो आप एक बात बताइए, कप्तान बड़ा कि उप कप्तान बड़ा? उप कप्तान बड़ा, कप्तान बड़ा, और छोटा कौन? उप कप्तान। तो इसका मतलब ये छोटा है, तो यहां पे हो गया, यानी कि इंग्लिश में पेरीहेलियन। यानी कि अब मैं इस पूरे लाइन को सही तरीके से बैठा दूं, वो ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के सबसे कम दूरी को, मिनिमम डिस्टेंस को पेरीहेलियन कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। अभी आप लिखिए नहीं, पहले देख लीजिए, मैप बनाइएगा वहां लिखिएगा, ऐसे मत लिखिए। अब देखिए, अब यहां बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस को आप बता दीजिए क्या होगा, वही लिख दूंगा मैं, अपसौर, और इसको बोलते हैं एपीहेलियन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, मिनिमम डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, एकदम गलती मत कीजिएगा आप लोग, एकदम गलती नहीं। ये यहां पे इसके लिए है और ये यहां पे इसके लिए है, ठीक है, हो गया। अब देखिए एक और बात, पहले पूरी बात कर ले, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात यहां पर यह है कि ये उपसौर की घटना कब होती है और ये अपसौर की घटना कब होती है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, देखिए जब सूर्य पृथ्वी के एकदम नजदीक होता है तो हमारे यहां जो वो समय होता है वो होता है 3 जनवरी का, 3 जनवरी का। तो ये जो आपने उपसौर लिखा या पेरीहेलियन इंग्लिश वाला लिखा, यहां पर लिखेंगे ये घटना है 3 जैन का, 3 जैन। और जो अपसौर की घटना है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो होता है 4 जुलाई को। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4 जुलाई, यानी कि 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी ज्यादा होती है और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कम होती है। कम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर। ज्यादा दूरी को क्या कहा जाता है, अपसौर। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ज्यादा दूरी को कहा जाता है एपीहेलियन और कम दूरी वाले को पेरीहेलियन। मैं एक बात बताऊं, यहाँ जो हिंदी में बैठे हुए बच्चे हैं खास करके, मैं उनको बताता हूं, आप ना इंग्लिश को और नॉर्मली तरीके से मेरे से सीखेंगे। जानते हैं किस लिए? ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं और उसी शब्द का इंग्लिश कर रहा हूं ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी मेरे साथ, ठीक है। तो आप जितना इंग्लिश मेरे से सीख पाएंगे ना, आप अजीत सर से ग्रामर सीख लेंगे, मेरे से आप वोकैबुलरी सीखेंगे, ठीक है। तो हम दोनों मिलकर आपका इंग्लिश ठीक कर देंगे। ये अलग बात है कि हमको नहीं आता है, ठीक है। चलो अब आप इसका फोटो बना लीजिए सब आदमी। अगर आप फोटो बना लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि जो पीछे पॉइंट है ना लिखने वाला, वो आप लिखा हुआ पाएंगे अपने कॉपी में ऑलरेडी।
हो गया, चलिए ठीक है, लिख लिया आप लोगों सब आदमी। अब देखिए ये है मिनिमम डिस्टेंस और ये है मैक्सिमम डिस्टेंस। अब देखिए जब डिस्टेंस की बात आती है ना, मैं थोड़ा सा एक चीज कर देता हूं, ठीक है ना। डिस्टेंस है यानी कि ये एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। सूरज और पृथ्वी के बीच जो औसत डिस्टेंस है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी थोड़ा सा बताता हूं। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर, लगभग में है, अभी हम पूरा लिखवा देंगे। और जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस वो है लगभग 147 मिलियन किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला पूछा है कई बारी, ठीक है। दरअसल 149.9 है, वो 150 हम लोग लिख देते हैं। तो एक बार देखते हैं ना कि सच में क्या है। ये बना लिया है ना, यहां पर कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना अपसौर उपसौर वगैरह में। तो जरा हम देखते हैं कि कहानी क्या है। पीछे हाँ ठीक है। देखिए बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर, 3 जनवरी, ये कर लिए। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर, 4 जुलाई, ये कर दिए। यहीं पे एपीहेलियन और पेरीहेलियन, ठीक है। और यहाँ पे औसत दूरी कितना है, 149.8, 150 लिखे थे, वही है 149.8 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात आप लिख लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी है वो 149.8 लिख करके ऑब्लिक में 150 कर दीजिएगा, क्वेश्चन 150 आता है, ठीक है। हाँ ये वाले, और इसको ऑब्लिक करके 150 कर दीजिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन 150 ही आता है ना, ठीक है, इसलिए मैंने 150 करा रहा है। $150, चलिए कर लिए ये बात, ठीक है, ये बात कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं सूरज का। थोड़ा सा सूरज की कुछ फैक्चुअल बात करते हैं। जैसे देखिए सन जो है ना, वो पृथ्वी है, सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी से कितना बड़ा है, 28 गुना बड़ा है, 28 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक पॉइंट लिखेंगे, ये एक पॉइंट लिखेंगे। सन पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख टाइम्स। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना, लिख लीजिए ये 2 पॉइंट, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख लीजिए यहां पे 28 टाइम्स टू द अर्थ, इंग्लिश में, और हिंदी वाले यहां। दो पॉइंट लिख लिए आप लोग। देखिए अब 2 पॉइंट लिख लिए, तो मैं जब क्लास को शुरू किया था तो हमने एक बात बोला था, वो बात देखिए। हमने कहा था सूर्य का जीवन काल और सूर्य की उम्र कितना हो गई, लिख लिए ना। तो ये दोनों बात हमने यहां पर पहले से लिखा हुआ है, तो आपने कॉपी में जगह दे दीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट में खटाखट लिखिए, क्योंकि ये बात तो हमने शुरू में ही बता दिया, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, हमने आपको एक बात बताया अभी कि कभी ना कभी आप उस सूर्य से आंख मिलाए ही होंगे। एक बात हमने बोला था ना उस समय, तो हमने कहा था कि उसको जिसको आप देखते हैं उसको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। ये बात हमने बताया था। अब आपको हम क्या बताते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि उस प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री तापमान हो जाता है ना आपके शहर का, हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे
हो जाता है। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ 45-46 हो जाता है, तो यहाँ तो 2-3 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, तो 48 तो हो ही जाता होगा। खैर वो अलग बात है। तो 50 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है ना, तो आप धूप में निकलिए उस दौर में। आपको निकलना तो पड़ जाता है, कभी कोई ना कोई काम आ गया तो वो अलग चीज है, लेकिन उस समय निकलिए। फिर आप देखिए कि आपको क्या होता है। 50 डिग्री गर्मी वाला में, और 6000 डिग्री सी है, समझ गए। और मजे की बात यह है कि इसका जो कोर का तापमान है केंद्र का, वो है 15, यहाँ पे थोड़ा सा ना 15 मिलियन है, यहाँ पे 15 करोड़ डिग्री सी है हिंदी में, ठीक है। अब मिलियन कीजिएगा तो 10 को 5 को 6 को जीरो बैठा दीजिएगा, तो वो भी 1 करोड़ 15-50 लाख हो जाएगा। तो थोड़ा कुछ कम हो गया है, लेकिन आप इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा। लेकिन मुझे जो हिंदी में याद है वो 15 डिग्री सी, 15 करोड़ डिग्री सी केंद्र का तापमान। अब बताइए क्या ऐसा चीज से वहां पहुंचा जाएगा जिसको जला नहीं सकता है। 15 करोड़ का मतलब समझ रहे कितनी बड़ी बात। अरे मान के चलो कि 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिग्री सी, समझ रहे हो क्या बनाओगे जो उसको जला नहीं सकता है वो, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा ये दोनों पान कि बाहरी आवरण। और ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन 6000 डिग्री सी वाला। ये दोनों लिख लिए, बाहरी आवरण और कोर का तापमान 15 लिखा गया है 15 डिग्री सी मिलियन। आप ऐसे लिखिएगा, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा 15 करोड़ डिग्री सी। और अगर कुछ इसमें करेक्शन होगा तो उसको कर लीजिएगा 1.5 कर लीजिएगा। तब अगर आपको लग गया 1.5 करोड़ है तो एगो पॉइंट बैठा देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है 1.5 को मैं 15 पढ़ रहा हूँ, उस पॉइंट को मैं मिस कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है, ये मानवीय भूल कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग भी तैयार रहेंगे, ठीक है। हो गया, लिख लिए। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या लिखा है वो देखिए। अगला पॉइंट लिखा है कि सूर्य से जब प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये बात आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, तो वही बचपन वाला बात हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे कंफ्यूजन है, मोर कंफ्यूजन। कोई बोलेगा 8 मिनट 19 सेकेंड, मैं आपको पहले बता दूं, कहीं 20 सेकेंड, कहीं 17 सेकेंड, कहीं 18 सेकेंड, ये है। तो मैं तो 8 मिनट 18 सेकेंड लिख दूं अपने हिसाब से। अगर कोई 19 सेकेंड बोल देना तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाँ ठीक है भाई। या फिर कहीं किताब में दिख जाना 19 सेकेंड, तो एकदम उसको गलत नहीं करना कि मास्टर हमारा 18 बोला है तो नहीं 18 होगा, नहीं, एरिजिक नहीं होना है ना। यहाँ पे कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आएगा ना, तो वो 8 में, ज्यादातर मैंने जो देखा है, ज्यादातर प्रीवियस ईयर वगैरह या फिर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो 8 मिनट 19 सेकेंड लिखते हैं। ये मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं, मैंने भी कभी ना किसी सोर्स से ही इसको भी लिखा ही है, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो किताबें ज्यादा पलटती है, ठीक है ना। जब ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो किताब ज्यादा पलटता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक चीज है जिसको हमको बनाना है, तो आप एक लिख लीजिए, सन स्पॉट, सौर कलंक। कलंक के जगह पे लिखिए सौर धब्बा, नहीं तो कलंक लग जाएगा। देखिए सौर धब्बा, सोलर स्पॉट लिखिए, मैं आपको समझाता हूं सोलर स्पॉट क्या होता है। सन स्पॉट वही सोलर स्पॉट, एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है। सोलर स्पॉट या सन स्पॉट लिख लो, ये लिख लिया, अंडरलाइन कर दो। अब बोर्ड पे थोड़ा देर समझिए, उसके बाद फिर दो क्वेश्चन एग्जाम का आता है, दोनों लिखे हुए हूं, लेकिन बोर्ड पे एक बार समझिए। दरअसल क्या होता है कि ये सोलर स्पॉट का एक साइकिल है बनने और बिगड़ने का। तो 11 साल का वो साइकिल है, एक चेन होता है ना एक घूमने का पूरा, तो वो पूरे घूमने के साइकिल कितना है 11 साल, 11 ईयर्स का। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, तो 11 साल में। तो अब सोलर स्पॉट में यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखो ये सोलर स्पॉट है,
ये क्या है बेटा, सोलर स्पॉट है, ये सोलर स्पॉट है ये। तो ये बनने बिगड़ने का साइकिल होता है 11 साल। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है जो सोलर स्पॉट होता है ना, ये किस लिए होता है, एक सूर्य पे आंधी है, एक झंझावात है, इस तरीके की चीजें हैं। दरअसल इस सोलर स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सी होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बना है वही बात बता दे। पहला तो 11 साल वाला साइकिल हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बना है कि सूर्य में सोलर स्पॉट किसका टेम्परेचर सूर्य में सबसे कम होता है, तो सोलर स्पॉट का टेम्परेचर सबसे कम होता है, क्योंकि इससे कम तो किसी का टेम्परेचर नहीं है। क्योंकि बाहरी आवरण का भी टेम्परेचर 6000 डिग्री सी देखा है और यहां पर क्या देख रहा है 1500 डिग्री सी। तो सोलर स्पॉट का टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली। क्या होता है, कम होता है। पहला बात तो हो गया। या फिर अगर पूछ ही ले कि कितना होता है तो 1500 डिग्री सी होता है। कितना होता है, 15। लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा वो बता ही दे हम आपको। क्वेश्चन पूछा है कि किसका टेम्परेचर कम होता है, सूर्य में किसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो लिख देगा फोटोस्फीयर, एक लिखेगा सन के कोर का, केंद्र का, एक लिख देगा सूर्य के स्पॉट का, सोलर स्पॉट का। ऐसा करके 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें सोलर स्पॉट टिक कर दीजिएगा, उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। क्वेश्चन बन गया एग्जाम का। अच्छा ठीक है। ये इसमें एक और बात होता है, इस जगह का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है कंपैरेटिवली। जैसे सन का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीक होता है, थोड़ा कम होता है, कमजोर होता है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है और ये कम होता है। तो ध्यान रखिए, कम से कम 2 बातें तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो एग्जाम का क्वेश्चन है। और सोलर स्पॉट यही है जो सन के ऊपर में बनता है, और जब ये बनता है सोलर स्पॉट तो हमारे यहां कम्युनिकेशन को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। कम्युनिकेशन संचार के साधन को कभी टावर नहीं लगेगा, कभी लगेगा, कभी थोड़ा सा दिक्कत कर देता है चीजों को। सन पे जब झंझावात होती है, झंझावात का मतलब होता है तूफान। जैसे हमारे यहाँ तूफान आते हैं वहां भी तूफान आता है, वो हम अभी दिखाएंगे। तो जब वहां तूफान आते हैं ना तो उसके कारण भी हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब वैसा सिस्टम जो रे से चलता हो, रे से मतलब जिसमें वायर नहीं है, रे से, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, और जैसे कि टेलीविजन का रिमोट, जैसे ये कैमरे का जो अभी रे से चल रहा है ना कैमरे का, तो जो भी रे से चलने वाला चीज है ना, जैसे जहाज वगैरह का जो कम्युनिकेशन है उसमें गड़बड़ी आ जाती है जब सूर्य पे झंझावात तूफान उठता है तो। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए होता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने चीजों को इतना एक्सपीरियंस करके और इतना ज्यादा हाई क्वालिटी का कर लिया है कि चीजें वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चल ही रहा है। कभी तो ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज नहीं उड़े। हाँ ठीक है ना, मान के चलो बर्फ कहीं जमा हुआ है तो वहां कैसे उड़ेगा, या ठंडी है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन पे फर्क तो पड़ता है। चलिए, तो ये 2 बात तो कम से कम लिख ही लीजिए कि सौर कलंक का टेम्परेचर 1500 डिग्री सी है और इसका साइकिल, इसका चक्र 11 वर्ष का है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हेडिंग बना दिया ऑरोरा लाइट्स, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हिंदी में लिख देता हूं मैं ऑरोरा लाइट्स, ऑरोरा प्रकाश, ऑरोरा लाइट्स, ऑरोरा AURORA, ऑरोरा लाइट्स, LIGHTS लाइट्स, ऑरोरा प्रकाश लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। ऑरोरा प्रकाश, ऑरोरा लाइट्स लिख के लिख लिया, अंडरलाइन कर दिया। हाँ ठीक है। अब देखो क्या होता है वो देखिए, ध्यान समझिएगा। सूर्य से जो रेडिएशन निकलती है, पूरी बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए जब मैं समझाता हूं ना तो गौर से समझिएगा, एकदम आराम से समझ जाएंगे। सूर्य से जब रेडिएशन निकलती है, खास करके ध्रुवों पे, पोल पे, पृथ्वी के पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो सूर्य से जब रेडिएशन निकलती है तो वो ध्रुवों पे, पोल पे, जो वहां की वातावरण ठंडी होती है, ध्रुवों की वातावरण ठंडी होती है ना, हमने पढ़ा ना अंटार्कटिका और आर्कटिक,
आर्कटिक और अंटार्कटिका पढ़ाया है। तो वहां के वातावरण क्या होता है, वहां के वायुमंडल ठंडी होती है, तो उस ठंडी वायुमंडल से जब सूर्य की रेडिएशन, सूर्य की विकिरण टकराती है तो एक रंग बिरंगा संसार उत्पन्न कर देती है, एक रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न कर देती है। और उसको देखने के लिए खूब जाते हैं लोग घूमने के लिए, उस प्रकाश को देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसमें बैठ के खाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि वो प्राकृतिक लाइट है और बड़ा खूबसूरत है। ये तो एक लाइट देखा है, आप कभी मोबाइल निकालिएगा और खाली टाइप कर दीजिएगा ऑरोरा लाइट्स बोल के भी, और फिर आप देखिए कि उसमें कैसा लाइट्स आएगा, आप एकदम चकित रह जाएंगे, इतना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ठीक, इसी को ऑरोरा लाइट्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ऑरोरा लाइट्स। तो आप समझ लीजिए आपकी प्रकृति ने कितना बेहतरीन चीज जो है ना देखने के लिए। और जानते हैं चूंकि ये पोल पे होता है तो नॉर्वे, फिनलैंड, रूस, कनाडा, ये पोल पे है ना ये कंट्री, इनके यहाँ भीड़ लगा रहता है ये चीज देखने के लिए। अब साउथ में तो जाएंगे नहीं, अंटार्कटिका में, वहां जगह तो है नहीं, लेकिन नॉर्वे उर्वे इसी को देखने के लिए स्पेशल होटल उटल सब बना के रखे हुए हैं, आइए खाइए इस लाइट के अंदर में, हमको पैसा देके जाइए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इलाहाबाद में जाते हैं गंगा जी में नहाने, संगम, आइए संगम में नहाइए, पाप को धो के जाइए, कुछ पैसों रख के जाइए। अरे वहां जाइएगा, होटल लीजिएगा, वैसे जाइएगा तो धीरज सर से मिल लीजिएगा, धीरज का घर वहीं है, आपके रीजनिंग वाले सर का, बोले सर अरेंज कर दीजिए फ्री में रहने का, है ना। ठीक है, तो वहां पे जाइए, संगम में नहाइए। ठीक है, तो वही बात है, तो यहाँ पे लोग जाते हैं, घूमने वाले जाते ही हैं, शौक करने वाले लोग एक से एक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑरोरा लाइट्स है। अब ऑरोरा लाइट्स में दो बातें आते हैं, जब नॉर्थ की बात हो यानी उत्तरी ध्रुव की बात हो ऑरोरा लाइट्स, तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, नॉर्थ पोल। और जब दक्षिणी ध्रुव की बात हो यानी नीचे में ये लाइट दिखे तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, उत्तरी ध्रुव के, इंग्लिश वाला बच्चा तो देख के उतार लेगा, हिंदी वाला बच्चा को लिखा रहा है, इंग्लिश वाला बच्चा छापो, हिंदी वाला बच्चा लिखो। उत्तरी ध्रुव में दिखाई देने वाले ऑरोरा प्रकाश को, ऑरोरा प्रकाश को ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है। ऑरोरा प्रकाश को ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है। ठीक है, ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है, लिख लिए, ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है। मतलब ध्रुवों पे लगभग, मतलब उसका भी एक समय है, एक साल का एक विशेष दौर है जहां ज्यादा आएगा, उसी दौर में लोग वहां जाते हैं। ठीक है, और खास करके ठंडी उंडी के समय में। और नीचे लिखिएगा दूसरा लाइन में हिंदी वाले, दक्षिणी ध्रुव में वही सब बात लिख लीजिए, और उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देने वाले ऑरोरा प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव में ही है जानते हो, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस हो गया काम। ठीक है, हमने फोटो वोटो भी दिखाया। आप लोग मैप उप लिए कि नहीं, 10 रुपया में मिलता है, ले लिए हैं, लिया कि नहीं लिया ना, एकदम हद है तुम लोग। 15 रुपया के मैप लेने में तुम लोग मतलब जाएगा यहाँ से समोसा खाएगा, 2 चाउमीन पता नहीं क्या क्या खा लेगा, बेवकूफ कह के मोमोज खाएगा, तब मोमोज खाएगा। मोमोज कितने दिन पहले से, बहुत दिन से बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने दिन से बिक रहा है याद नहीं है ना, याद नहीं है। ठीक है, नहीं खाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, देखा हूँ, क्या है खराब बनाता है क्या? अच्छा नहीं, ये 2010 उसमें जब दिल्ली रहा करता था मैं, दिल्ली तो मैं 2017 में छोड़ा हूँ ना, तो 11, 12, 13 के आसपास, 11, 12, 13 जब तैयारी के दौर में, तो उसी समय दिल्ली में मोमोज चलते थे, खूब खाता था। 10 रुपये का 7-8 दे देता था, अब तो 40 रुपये के शायद, कितना कैसे है रेट? 30 रुपये का क्या वो प्लेट में 4 ठो, तब बताओ, हाँ 80 रुपया में, 80 रुपया में एक प्लेट। लिट्टी खरीद लेना 2 को तुम,
समझ गया ना? लिट्टी हम बना के ला देंगे तुमको, हमको 60 रुपया दे देना, 10 को दे देंगे तुमको हम, समझ गया ना? हमको आता है बनाने, मतलब हद हो गया है। कल मतलब ऐसा बोल रहा है कि ये सब जाकर के हम लिट्टी का, अरे तो रुक जा थोड़ा। वैसे मैं लिट्टी खूब बना, ये नॉर्मल बात है हम लोग के लिए बना लेना ना, ये सब आसान चीज है। हाँ तो वो बड़ा आसान चीज है, मेरे दादाजी बनाते हैं वो आग वाला, ठीक है? तो वो दरअसल बना तो हम भी लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा, हाँ थोड़ा उसमें टेक्निकल बात यह है कि आग ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा, पकेगा नहीं, जल जाएगा, तो वो उसका ध्यान रखना होता है। नहीं खाया है? अरे मजा आएगा, पैसा खर्चा करो, एक दिन ले चलो हमको, हम बताते हैं कैसा लिट्टी चोखा होता है, हम भी खाएंगे तुम भी खाना। अभी मत वहां जाके कहना सर जी आप वाला में से खाएंगे, फिर हम जाएंगे फोन सब छोड़ के, 1 रुपया जेबी में नहीं रहेगा, फिर बर्तन धोएंगे तो दोनों मिलके धोएंगे। है ना? चलो ठीक है। अब यहां पर देखो ऑरोरा लाइट्स वगैरह हो गया। गर्मी के दिनों में सूर्य के ध्रुवों पर चमकता है, कर्क मकर रेखा सूर्य देखा जाता है, कनाडा डेनमार्क वगैरह, ये सब कहानी, ये सब कोई विशेष बात नहीं, छोड़ो कहानी, इसको मत देखना है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लिखिएगा ग्रह अपना कॉपी में। अच्छा, मतलब ये बता रहा है वो दिन कहीं बड़ा हो जाता है, 6 महीने का दिन ऐसा, हाँ वही बात हम बता रहे हैं, कहीं 6 महीने का दिन, 6 महीने का ध्रुवों पे जो होता है वो बता रहे हैं, तो उसको समझाना है क्या? बोलो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी तुरंत हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना? अपन यहाँ क्या चिंता करता हो, ठीक है? देखो, और वो कहाँ होता है वो भी बता देंगे, टेक्निकल समझ लो, टेक्निकली क्या होता है। देखिए होता ये है, अब चूंकि मैंने कहा ना गेंद और ये सब लाइट रहता है, तो मैं बताता हूँ अच्छे से। अब देखो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए ये आपका अर्थ है, और आप जानते हैं कि ये इंक्लाइंड है ना? अब देखिए जब ये इंक्लाइन है तो आपको पता है कि ये इसका आधा है, ये है ना इसका आधा, लेकिन ये तो ऐसे झुका हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा, एक दौर ऐसे आएंगे, एक दौर जब सूर्य यहां होगा, ठीक है, और सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, इसके ऊपर पड़ी, तो आप बताइए सूर्य की रोशनी की तरफ कितना फेस है, बताइए तो। पहले ये देख लो कि नॉर्थ क्या है और साउथ क्या है, पहले ये देख लो। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अब देख कंडीशन देखिए और टेक्निकली समझ जाइए। अच्छा हुआ तुम क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चा को बता देना अच्छा बात है। अब सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, अब आप बताइए कितने दूर में ये रोशनी पड़ेगी, जरा हम कलर करके बता दें कितने दूर में रोशनी पड़ेगी। देखिए कितने दूर में पड़ेगी, और ये पार्ट क्या रह जाएगा, अंधेरा। तो ये पार्ट क्या है, अंधेरा, और ये पार्ट क्या रहेगा, बोलो बोलो, उजाला। बोलो मेरे साथ, ये पार्ट रहेगा उजाला। तो अब बताओ ध्रुवों का कौन सा पार्ट उजाला रहा और कौन सा पार्ट अंधेरे में रहा, साउथ। और चूंकि पृथ्वी सूर्य की तरफ परिक्रमा ऐसे ही करेगी, ऐसे ही करेगी ना, ऐसे करेगी, तो क्या होगा, ये ऐसे घूमते चली जाएगी, और ये पार्ट सूर्य की तरफ ही है। देखो ये पार्ट यहां पर भी मैं बना देता हूं, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। ये एन और ये एस। अब बताओ, और अब एक चीज और देख लो थोड़ा सा, आपने पूछ दिया तो हम तो इसके मास्टर हैं, ठीक है, हम तो तुमको ज्योग्राफी 3 महीना पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये उजाले में है और ये क्या है, अंधेरे में है। यहां से यहां आने में कितना महीना लगा, 3 महीना। 3 महीना ये उजाले में है और 3 महीना तक ये, बोलो हाँ या ना, अंधेरे में है कि नहीं। अब ये यहां पहुंच जाएगा,
फिर यहां पहुंच जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ गया कि क्यों ये अंधेरे में रहता है, क्योंकि वो इंक्लाइनेशन ऐसा है कि वहां पे लाइट 6 महीने तक लगातार आती रहती है एक ध्रुव पे, और एक ध्रुव पे 6 महीने तक लगातार लाइट नहीं आती है। और फिर उसी बात फिर वही टर्न हो जाता है जब यहाँ पे एस आ जाएगा, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। अरे कर ही देते हैं ना, आप काहे चिंता करते हैं? एस और ये एन। अब इसका इंक्लाइनेशन देख लो, थोड़ा सा हम बना ही देते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसे, तो ये रंग गया, ये उजाला है, तो एस में उजाला है, एन में क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉइंट है। तो किस लिए होता है वो समझ में आ गया। अब देखिए ये अब ये हो कहां रहा है, ये बताइए कहां हो रहा है ये? या तो एन में या एस में। तो पृथ्वी का कौन सा भाग 6 महीना अंधेरा 6 महीना उजाला में रह रहा है? ध्रुवों वाली भाग, ऐसे बोलिए, पोल, चाहे पोल नॉर्थ हो चाहे पोल साउथ हो। अब हम लोग क्या है, पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं कि कौन से देश में 6 महीने का सूर्योदय और 6 महीने का सूर्यास्त होता है, ऐसा पढ़ते हैं। तो नाम ले लेते हैं फिनलैंड, नॉर्वे, यही नाम ले लेते हैं ना। अरे नॉर्वे फिनलैंड नहीं, आप रूस का भी कुछ भाग बताइए, कनाडा का भी कुछ भाग बताइए, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड का भी नाम लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे पोल पे है। समझ में आ गया? साउथ पोल का नाम कौन लेगा? साउथ पोल का भी नाम लीजिए, अंटार्कटिका का नाम, क्योंकि वहां लोग रहते नहीं है, वहां कोई देश है नहीं, तो उसका नाम आता ही नहीं है, तो लोगों को सिर्फ फिनलैंड याद है। अरे याद नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। दक्षिणी ध्रुव में भी 6 महीना का दिन होता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे तो अंटार्कटिका है, बर्फ से जमा हुआ है ना, हजारों फीट, तो वहां का नाम आता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं इस चीज को कंक्लूड करता हूं, और कंक्लूड ये है कि 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात ध्रुवों पे होते हैं। कहां होते हैं? ध्रुवों पे। उत्तरी ध्रुव में कनाडा का कुछ भाग, आप लिख लीजिए 6 महीने का दिन लिखो, 6 महीने का दिन और 6 महीने के रात। छह महीने का दिन और 6 महीने के रात ध्रुवों पे होता है, ध्रुवों पे होता है, ध्रुवों पे होता है। ठीक है, ध्रुवों पे होता है, लिख लिए? ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या लिखेगा? अगला पॉइंट लिखेगा जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, फिनलैंड इत्यादि, कनाडा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इत्यादि कर दीजिए। डेनमार्क, बिल्कुल, इत्यादि, है ना। नॉर्वे फिनलैंड आपके क्वेश्चन में ज्यादा आएंगे। अब ये बात सीख गया ना, अब सीख गया तो ये समझ में आया ये क्या हो रहा है। तो इसको बना लो अपने कॉपी में, ये वाला फोटो 6 महीना के दिन 6 महीना रात वाला, देख रहे हो ना। जहां जहां दिन हो रहा है वहां वहां रंग दिए हैं हम, जहां जहां दिन है वहां वहां हम रंग दिए हैं, और जहां रात है वहां नहीं रंगाया है। देख लो यहाँ पे 9 महीना, यहाँ पे देखो एन पे रात हो गया, एस पे क्या हो गया? दिन हो गया। तो यहां तक चलेगा 3 3 6, और ये यहां से यहां चलेगा। क्या दिक्कत है बेटा? क्वेश्चन पूछो ना तुम। गेंद होता तो मोबाइल से टॉर्च मार के तुमको दिखा देते, लेकिन गेंदे नहीं है हमारे पास। अब खरीदेंगे अगला बैच के लिए। अब 5 रुपया में गेंद आता है, तो आपको दिखा दिया ना। ये समझ में नहीं आया क्या? ये समझ में आ गया होगा, कोई बात विशेष नहीं है। ठीक है, जो सब्जेक्ट मेरा है वहां तो आपको हम उस लेवल पे चले जाएंगे जहां पर आप सोच नहीं सकते। मेरे को बुलाया ही इसीलिए गया है, ठीक है। नहीं तो हम अपना कर रहे थे थोड़ा बहुत छोटा मोटा, लेकिन हमको फोन गया यहाँ से, आना है आपको। हम बोले ठीक है सर, आप बुला दिए तो हम आ जाएंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों लोगों को भी बताइए जो तैयारी करना चाहते हैं, ताकि बच्चा भरा रहे, बैच बड़ा रहे, तो आप लोग को भी मन लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है,
कम से कम, अरे हमको हम अच्छा लग रहा है ना, तो बोलो कि जीएस अच्छा पढ़ाते हैं, और जो सर अच्छा लगे उनको बोलो कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे करके तो बच्चा ऐसा तो रहेगा ना कि हाँ ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़। तो थोड़ा सा आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, आप ही लोगों से बच्चा बढ़ेगा। ठीक है, कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, एडवर्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।